हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट स्ट्रगल। तो आज हम इस वीडियो के सेगमेंट में जो है क्विक रीजन के जो हमारा सीरीज़ है उस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले संविधान संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे। ऐसे तो संविधान संशोधन 103 है जो कि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि प्री के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और उसके साथ में हमें बहुत चीज़ों को याद भी रखना है, क्योंकि फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फैक्ट के सीरीज में हम जो अगला वीडियो ये जो है संविधान संशोधन से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको आपको ज़्यादा डेप्थ में देखने की आवश्यकता है और उसके बारे में आप जितना अधिक से अधिक जानकारी हो आप एकत्रित करके उसके बारे में आप जान लें तो बेहतर होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये प्रचलन में ये कुछ ज़्यादा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है जो कि आप सभी को पता है ही कि विश्व के अन्य संविधानों की तरह ही भारतीय संविधान में भी बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अब आप ये जान सकते हैं कि क्यों किया गया है संविधान के पर। तो ये वैसे ये तो महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि ये तो आप सभी को पता होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये तो रहा कि संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो कहाँ से आता है, तो वो 368 से है। तो अब आगे जो है आप देख सकते हैं, हालांकि संविधान संशोधन में मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में 1973 में प्रतिपादित किया था और उसके बाद ही जो इंदिरा गांधी की सरकार आई थी इसमें कुछ संविधान करके हमारे जो प्रस्तावना है यानी मूल ढांचे में कुछ शब्द को जोड़े गए थे, उसको देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इम्पोर्टेंट क्या क्या मेन महत्वपूर्ण जो संशोधन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो संविधान संशोधन जो है ये इसको जो कि हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं कि आप लोग को प्रथम संविधान संशोधन है, थोड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट रोल में आ जाता है तो इसको देखने की आवश्यकता है। और प्रथम संविधान संशोधन को जो है देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद जो है इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई थी, क्योंकि प्रथम उपबंध है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख जोड़े गए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाने के 3 आधार जोड़े गए। लोक आदेश, अपराध करने के लिए उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार से न्यायोज्य बना दिए गए। ठीक, तो यानी कि 19 आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आए दिन हमारे प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से प्रथम जो है इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ में ही जो है ये जो है प्रथम के बाद अब आप लोग डायरेक्ट जो है सीधे यहाँ पे 7वां ये सब है, आप इसको देख सकते हैं एक नज़र, इसको देखना जरूरी भी है, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो अब उसके बाद जो है हमारे दृष्टिकोण में फिर ये जो है 24th संविधान संशोधन और 25th संविधान संशोधन, और ये 25th नंबर जो है संविधान संशोधन ये 1971 और ये दोनों 1971 में हुए थे। तो पहला जो संविधान संशोधन है उस ये 24वां संविधान संशोधन है जो संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन का मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यहीं से फंडामेंटल राइट में जो है कि संशोधन करने की शक्ति संविधान को दिया गया, यानी संसद को दिया गया संविधान में संशोधन करके। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी कि उनके अब विवेक का आधार नहीं रहा, बल्कि उनको अब उस पर देना अनिवार्य हो गया, क्या, तो मंजूरी। अब 25वां संविधान संशोधन जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की यह भी व्यवस्था की गई कि 39 ख और ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्व को प्रभावित करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन हो रहा है। अब यहाँ फंडामेंटल राइट पर क्या करेगा, DPSP के 39 ख और ग को क्या कर दिया गया, सर्वोच्च कर दिया गया कि अब अगर ग और ख को लागू करने में ग
ख और ग को लागू करने में अगर इसका उल्लंघन होता भी है तो न्यायालय इस आधार पर इसको नहीं खारिज कर सकता है कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ये 24वां 25वां जो संविधान संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे 38वां और जो 38 नंबर जो हमारा संविधान संशोधन है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके साथ ही 38 के साथ में आप यहाँ नीचे सॉरी इसमें जो है 38 तक ही है, आगे के PDF में जो है हमारा 39 है। तो पहले आइए इसके बारे में देख ले। 38 जो है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति दे दी गई। अब देखिए इस संशोधन में जो है राष्ट्रपति को जो है आपात की शक्तियां दी जा रही है, यानी कि 1975 में। और आप सभी को पता है कि 1975 जो है किस कालखंड के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे इमरजेंसी प्रावधान किया गया था और इमरजेंसी जो है उसके बाद यहीं से लागू किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा 39 अमेंडमेंट है जो कि 38 और 39 ये वाले जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी 75 में ही लागू किए गए थे। यह संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय के समाजवादी नेता राजनारायणा की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा में निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया था, यानी उनके जो निर्वाचन मतलब कि जो चुनाव प्रक्रिया उसको असंवैधानिक बताया गया था। उसके कारण इस संशोधन को लाया गया। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी डायरेक्ट हटा दिया गया। यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। और मतलब जो है संबंधित विवादों का निदान संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि न्यायपालिका के द्वारा। फिर इसको नवी अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों से जोड़ दिया गया जो कि उस समय क्या थी, तो ये एक मतलब ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर था, यानी कि न्यायिक समीक्षा उसका नहीं किया जा सकता था, पुनर्वलोकन नहीं किया जा सकता। परंतु अब जो है संविधान जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अपने न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया है और बोला है कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो ये जो है अब हमारा जो है, और उसके बाद 42वां और 44वां ये जो दो संशोधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत लंबा प्रावधान है इसमें। लेकिन आइए देख लेते हैं एक बार एक नज़र इसको भी। यह संशोधन करने का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ये जो संशोधन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम संविधान को क्या किया गया था, संशोधित कर दिया गया था, जो कि सवन सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया था। जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। देखिए यहाँ पे जो प्रस्तावना यानी जो प्रस्तावना है संविधान का उसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उसके साथ एक नए भाग 4 क जोड़े गए जो नागरिकों को मौलिक कर्तव्य है। कैबिनेट की सलाह मानने के राष्ट्रपति को भी बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई, जो भाग 13 ये जो है भाग 13 क जोड़ा गया। ठीक, और वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया। उसके साथ में संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायिक समीक्षा तथा रीट जारी न्याय क्षेत्र की शक्ति में कटौती की गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। अब ये 5 वर्ष कार्यकाल जैसा कि अभी भी है, जिसको कि बाद में जो है जो जनता पार्टी की सरकार ने उसको फिर 6 से 5 पे ला दिया था, तो ये 5 से 1 साल कार्यकाल भी उस समय बढ़ा दिया गया था। या DPSP के क्रियान्वयन में बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। और ये भी लागू कर दिया गया कि DPSP को इस बात से नहीं हटाया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट को क्या करता है, उल्लंघन करता है या उसके अधिकार को अवैध करता है, तो इस प्रकार से उसको हटाया नहीं जा सकता। फिर संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई और ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए कोई भी कानून बनता है तो मौलिक अधिकार उस पर हावी नहीं हो सकते हैं, ऐसा 42वें संशोधन में बनाया गया था। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ये सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन जीवों का संरक्षण। भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह तक बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। 6 बार मतलब कि 6 माह तक ही बढ़ा सकते थे, जिसको बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र को सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार और शक्तियाँ दिया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया, जो शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षी का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
फिर संसद एवं राज्य विधानसभाओं के से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई। जांच के पश्चात दूसरे चरण में प्रतिनिधित्व करने के लिए सिविल सेवक के अधिकार को हटाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया। ठीक, अब देखिए, अब जो है आगे जो है हमारा 43वां इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, उतना नहीं है। 44वें पर आ जाइए। अब जो हमारा 44वां संविधान संशोधन, ये लोकसभा तथा राज्य विधानसभा को वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया। यानी कि अब ये क्या क्या 42वें संविधान संशोधन जो था, यहाँ पे आकर के 78 में जब आपातकाल खत्म हुआ और जनता पार्टी की सरकार जब आई, तो उन्होंने 42वें में जो जो चीज़ों को हटा करके ज़्यादा या कम किया गया था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश एक थी, उसको कम करके फिर अपने मूल स्थान पर आने की कोशिश की गई थी। वही है 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें आप देख सकते हैं जितने चीज़ वो है उसी को फिर लाया गया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर जो है अब जो है 61, ये 61वां जो संविधान संशोधन है, जो कि 89 में लाया गया था। ये लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जो है अब इसके बाद जो है 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है 1992 में आया था, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंचायती राज और न्यायपालिका को जोड़ा गया था। तो ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए पंचायत नाम से भाग 9 जोड़ा गया इसमें, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरपालिका संबंधित है, जो कि इसको भी 9 क में जोड़ा गया, और इसके साथ में इसको अनुसूची 12 में जोड़ा गया, जिसके 18 विषय रखे गए। अब इसके बाद जो है हमारा इंपॉर्टेंट जो है 86 अमेंडमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 21 के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मौलिक अधिकार बनाया गया तथा नीति निर्देशक तत्व के 45 अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया। फिर 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और उसके साथ में अब हमारा जो है सीधे अब आ जाइए 99 पे, ये कि जो कि हमारा 99वां जो संविधान संशोधन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2014 में लाया गया था। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जो NJAC की स्थापना थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में संशोधन को असंवैधानिक अशुभ घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यानी कि इसको NJAC की अवधारणा को हटा करके फिर से कॉलेजियम प्रणाली को ही लागू कर दिया ये सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये अभी हाल फिलहाल में कुछ ये करेंट अफेयर के विषय भी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार एक नज़र देख लेंगे तो आप प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये विषय। और उसके बाद जो है 101वां संविधान संशोधन है, जिसके साथ में GST जोड़ी गई थी। GST एक प्रत्यक्ष कर की बात करता है, और यह पूरे देश में एक कर की बात करता है। और उसके साथ अगर देखना हो तो लास्ट जो संविधान संशोधन है, लास्ट नहीं, 103वां जो संविधान संशोधन है, जो 2019 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की इसमें बात की गई थी। तो ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये संशोधन है, जो कि आप प्री के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एक नज़र सबको देख लेंगे, लेकिन जो ये सिलेक्टिव 10, 12, 14 जो भी संविधान संशोधन है, इन सभी को थोड़ा सा व्यापक रूप से और अच्छे ढंग से देखने की आवश्यकता है, और इस पर थोड़ी गहराई में भी जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते आए हैं और उम्मीद है कि आगे भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।